हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 10 50 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 से 23 बिहार बोर्ड के संस्कृत में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि 2023 एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। आज हम 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का ये जो सेशन है 20 लघुत्तरीय क्वेश्चन, इसी तरह मैं आपको 30 और क्वेश्चन दूंगा जो इसी चैनल पर आएगा। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा वीडियो आएगा। तो आज हम 20 इम्पोर्टेंट क्लास 10 संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए, जो कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। तो देखते हैं, और इसमें से कम 5 मार्क्स से आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेद कितने हैं तथा इनके नाम लिखें। तो आप जानते होंगे वेद की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपसे यहाँ पूछ लिया जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। सामवेद को कौन सा वेद कहा जाता है, संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। सबसे लास्ट वाला वेद किसे कहा जाता है, अथर्ववेद। आप यहाँ से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, वेदांग की संख्या कितनी है, नाम लिखे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेदांग की संख्या 6 है। 1 नंबर शिक्षा, 2 नंबर काव्य, 3 नंबर ज्योतिष, 4 नंबर निरुक्त, 5 नंबर छंद, 6 नंबर व्याकरण। आपको पूछेगा वहाँ पर क्वेश्चन कि वेदांग की संख्या कितनी है, नाम लिखे। लगभग अभी तक बिहार बोर्ड ने करीब 20 बार से अधिक बार इस क्वेश्चन को टारगेट किया है और पेपर में आए हैं, और स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से इसका आंसर कवर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन को याद कीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में कहे थे कि यह नगर भविष्य में एक महानगर बनेगा, लेकिन अग्निदाह, आपसी कलह तथा बाढ़ से सदा प्रभावित रहेगा। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में कहे थे, यह नगर भविष्य में आकर एक बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन अग्निदाह यानी आग लगने की आशंका रहेगी। आपसी कलह यानी झगड़ा का भी संकट रहेगा, और बाढ़ से सदा प्रभावित। तो बाढ़ से तो सदा प्रभावित रहता है, क्योंकि गंगा नदी हर एक साल पटना में बाढ़ लाती है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बोली गई सभी बातें क्या है, सही होते जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव है, आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, तो आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी, क्योंकि बहुत से बनावटी आलसी आलसशाला में भोजन करने के लिए पहुंच जाते थे, जिसके कारण आलसशाला का खर्च बढ़ गया था। तो वीरेश्वर मिथिला के जो मंत्री थे वो आलसियों को भोजन करवाते थे। तो आलसशाला में ढेर सारे बनावटी आलसी जो
आलसी नहीं था वो भी भोजन करने के लिए पहुंच जाते थे और वस्त्र लेते थे और वहीं पर रहते थे। तो आलसशाला की खर्च बढ़ने पर वीरेश्वर ने सोचा कि चलो असली आलसी की पहचान करते हैं और आलसशाला में आग लगा दिया। मुख्य रूप से उनमें से 4 आलसी थे जो कि बच गए थे। आग लगने पर भी वो नहीं भागे और जितने धूर्त आलसी बन कर के भोजन मतलब आलसशाला को जो लाभ उठा रहे थे वो सभी क्या हुए, भाग निकले, क्योंकि वह आलसी नहीं थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आलस कथा पाठ के आधार पर चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखें। तो आलस कथा पाठ के आधार पर प्रथम आलसी बोलता है। तो आप ऐसे आंसर नहीं लिखिएगा, आलस कथा पाठ के आधार पर चारों आलसियों के वार्तालाप। तो आप लिखेंगे आंसर देकर आलस कथा पाठ के आधार पर चारों आलसियों का वार्तालाप निम्नवत है। निम्नवत मतलब नीचे दर्शाया गया है। तब लिखिएगा आलस कथा पाठ के आधार पर प्रथम आलसी बोला, अरे हल्ला क्यों हो रहा है। क्या बोला प्रथम आलसी, क्या बोला, अरे हल्ला क्यों हो रहा है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आलस कथा पाठ के आधार पर प्रथम आलसी ने क्या बोला था। आपको ऑप्शन दे देगा, हल्ला क्यों हो रहा है, लगता है आग लग गया है, ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें चटाई भिंगा कर ढक दे या हमें बचा ले। तो आप वहाँ पर क्या मारेंगे, अरे हल्ला क्यों हो रहा है। दूसरा आलसी अब क्या कहता है, तो दूसरा आलसी के बारे में जानते हैं। तो दूसरा आलसी कहता है लगता है आग लग गया है। क्या दूसरा आलसी क्या कहता है, लगता है आग लग गया है। और फिर तीसरा आलसी बोलता है, तीसरा आलसी ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो चटाई भिंगाकर हमारे शरीर को ढक दे। वो इतना आलसी हो चुका है वो चारों आलसी कि वो अपने खुद से बाहर आना नहीं चाहता। आग लगा हुआ है आलसशाला में, फिर भी वो चारों में अपने आप में वार्तालाप कर रहे हैं। कहता है कोई धार्मिक व्यक्ति मतलब जो श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं, दयालु होते हैं, उसे धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है। जो हमें चटाई भिंगा कर यदि उसके शरीर पर डाल देगा तो उसको आग लगने से बच जाएगा। तो ऐसी बात कर रहा है। तब उसमें चौथा आलसी होशियारी से बोलता है, चौथा आलसी तुम सब व्यर्थ का शोरगुल क्यों कर रहा है, चुपचाप बैठो। तो चौथा आलसी बोलता है तुम सब व्यर्थ का शोरगुल क्यों कर रहे हो, चुपचाप बैठो। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड पर हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो वो क्वेश्चन मैंने पीछे कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन इसमें टाइप हो चुका है तो उसे फिर एक बार देख लेते हैं बहुत कम समय में। आलसशाला में आग लगने पर जितने भी बनावटी आलसी भोजन ग्रहण करने के लिए कर रहे थे वो सभी आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ था। तो यहाँ अलग क्वेश्चन है। तो वहाँ आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो आलसशाला में आग लगने पर जितने भी बनावटी आलसी बनकर भोजन ग्रहण कर रहे थे वो सभी आग लगते ही भाग गए। और जो वास्तविक आलसी यानी मूल आलसी एकदम पूर्ण रूप से वो आलसी ही था, जो वास्तविक आलसी थे वह बच गए। उन्हें बाल पकड़कर घसीटते हुए निकाला गया। कहाँ से घसीटते हुए बाल पकड़कर निकाला गया, तो आलसशाला से जिसमें वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे आग लगाया गया था। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा आलसशाला पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी हैं, मैथिल कवि विद्यापति। तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी, क्योंकि बहुत से बनावटी आलसी आलसशाला में भोजन करने के लिए
पहुंच जाते थे, जिसके कारण आलसशाला की खर्च बढ़ गया। तो वीरेश्वर ने एक उपाय सोचा और क्या किया, आलसशाला में आग लगा दिया। तब वास्तविक आलसी यानी मूल आलसी का पहचान हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है, क्यों? देखिए क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है, क्यों? केशांत संस्कार यानी मुंडन, अपना सब भाषा में यदि बोले तो बच्चों को मुंडन जो किया जाता है उसी को केशांत संस्कार प्राचीन काल में कहा जाता था, तो उसे गोदान संस्कार कहा जाता है, क्यों? आपके संस्कृत बुक में ये क्वेश्चन है। तो प्राचीन काल में शीर्ष का प्रथम मुंडन, शीर्ष यानी माथा, माथा यानी सिर का प्रथम मुंडन क्षौर कर्म गुरु के आश्रम में, पहले जो गुरु शिक्षा देते थे वहीं पर क्या होता था, शीर्ष का मुंडन या क्षौर कर्म गुरु के आश्रम में ही होता था। इसमें गाय अर्थात गोदान अर्थात गाय का दान, यहाँ गोदान का अर्थ है गाय का दान, इसमें गोदान अर्थात गाय का दान मुख्य कर्म था, इसलिए केशांत संस्कार को गोदान संस्कार। गुरु के आश्रम में जब बच्चे का क्या होता था, मुंडन होता था या क्षौर कर्म होता था, तो उसमें उनके घर वाले को गाय को दान में देना मुख्य कर्म होता था, इसलिए केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां पर ढेर सारी PDF दिया हुआ है इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे और मन से पढ़ाई करेंगे और एग्जाम में धमाल मचाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्मवीर कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कितना भी गरीब अर्थात या गरीब तथा निर्धन परिवार में जन्म हो, लेकिन हम अपने परिश्रम एवं लगन से सबसे बड़े पद को हासिल कर सकते हैं। चाहे हमें कितनों भी गरीब या निर्धन परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन यदि हमें लगन है, मेहनत है, परिश्रम है, तो हम अपने मेहनत और परिश्रम के बल पे बहुत बड़े पद को हासिल कर सकते हैं। तो यही कर्मवीर कथा पाठ से शिक्षा हमें मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने प्रगति चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? तो जो लोग अपना प्रगति देखता है, प्रगति यानी उन्नति, क्या उन्नति, अपने प्रगति चाहने वाले लोगों को 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। कितने दोष? 6 दोष। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, अपने उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोष को त्याग करना चाहिए? तो 6 दोष को। तो कौन कौन? 1 नंबर निंद्रा, 2 नंबर तेंद्रा, 3 नंबर भय, 4 नंबर क्रोध, 5 नंबर आलस, 6 नंबर दीर्घ सूत्रता। आलस यानी आलसी आदमी, क्रोध यानी गुस्सा कर लेता, भय किसी चीज से भय हो जाता है यानी डर हो जाता है, निंद्रा तेंद्रा भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता यानी देर से काम करने की आदत। जो काम को 2 आदमी 1 घंटा में कर सकता था, उसी काम को क्या 3 आदमी ने मिलकर 1 घंटा में किया, तो इसी को कहते हैं देर से काम करने की आदत। यदि आपको एक क्वेश्चन 5 मिनट में याद करना है तो आप एक क्वेश्चन को याद करने में 10 मिनट लगा रहे हैं, तो यही हुआ दीर्घ सूत्रता। संस्कृत में पंडिता क्षमा राव का योगदान का वर्णन करें। आज तो एकदम पूरा जिसको कहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। आप इसे एक बार वीडियो को देखिए और उसके बाद आप नोट डाउन कीजिएगा, ये नहीं तो मैं वीडियो अपलोड करके डालता हूँ, तो आप
वीडियो को एक बार देख लीजिए। उसके बाद हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं वहाँ पर PDF दे दूँगा। आधुनिक संस्कृत में पंडिता छमा राव का योगदान का वर्णन करें। आधुनिक काल की प्रमुख लेखिका के रूप में पंडिता छमा राव नामक विदुषी वर्षों बहुत प्रसिद्ध है। पंडिता छमा राव एक क्या है? एक महिला है जिसे विदुषी, विदुषी किसे कहा जाता? महिला को कहा जाता है। प्रसिद्ध है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, किनके बातों से प्रभावित हुए थे? तो पंडिता छमा राव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली तथा ज्योति इत्यादि उनके पुस्तकों की रचना की है। उनके पुस्तक की रचना की है। यदि आपको पूछ लिया जाए पंडिता छमा राव के निम्नलिखित में कौन सा पंडिता छमा राव की क्या है पुस्तक है, तो इसमें आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा सत्याग्रह गीता और 3 अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ से यदि ये क्वेश्चन याद करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन से नाम मिलता है? प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम बहुत मिलते हैं जो कि नीचे निम्नवत दर्शाया गया है। तो आप ऐसे वहाँ पर आंसर लिखेंगे। हम PDF है इसलिए कुछ डिफरेंस से लिखा हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए 1 नंबर कुसुमपुर, वहाँ आप नंबर नहीं देंगे, कोमा देकर लिखेंगे कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र। कहेगा बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। क्या था? बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पटना में कौन कौन से दार्शनिक स्थान है? तो पटना में निम्नलिखित दार्शनिक स्थान है। कौन कौन? संग्रहालय, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय। संग्रहालय किसे कहते हैं? जहाँ पे बहुत से पुराने पुराने वस्तु रखे हुए हैं और वहाँ पर लोग जैसे अशोक के समय के, काहे कि पटना का एक समय का राजा हुआ करते थे अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कुछ अवशेषे सब चीज़ रखा हुआ है। उसे वो कहाँ रखा गया है? संग्रहालय, जिसे म्यूजियम कहते हैं। तो चलिए संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान को ही चिड़ियाघर कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। आप चिड़ियाघर उम्मीद है गए होंगे घूमने के लिए और आपको अच्छा लगा होगा वहाँ पर। तो मौर्य कालिक अवशेष तथा महावीर मंदिर। ये महावीर मंदिर जो है पटना जंक्शन पर भी है और शीतला मंदिर है, आगम कुआं है। तो पटना में दर्शनीय स्थान तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके पाठ में दिए हुए हैं तो उसमें से मैं आपको आंसर लिखाया हूँ। तो चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व अशांति के क्या कारण है? विश्व अशांति के 2 कारण है, द्वेष तथा असहिष्णुता। द्वेष तथा असहिष्णुता। विश्व अशांति के क्या कारण है? तो विश्व अशांति के 2 कारण है, द्वेष तथा असहिष्णुता। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक देश दूसरे देश को उन्नति को देखकर जलता है जिससे असहिष्णुता पैदा होता है तथा विश्व में अशांति पैदा होती है। तो इसको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलस कथा पाठ के लेखक मैथिल कवि विद्यापति जी हैं, आपको बताए थे। उसमें से एक मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे जिन्होंने आलसियों को क्या करते थे? भोजन प्रतिदिन खिलाते थे और उन्हें वस्त्र भी प्रदान करते थे। आलसशाला की खर्च बढ़ जाने के कारण मिथिला के मंत्री
जो वीरेश्वर था उन्होंने आलसशाला में आग लगवा दिया। जो बनावटी आलसी बनकर भोजन करने आते थे वे सभी भाग गए, लेकिन जो मूल रूप से कौन क्या थे, आलसी थे, वे 4 थे और बच गए थे। उन्हें बाल पकड़ घसीट कर निकाला गया। तो हमें हम इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करके भोजन प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो हमें जान भी जा सकता है। अर्थात हमें लोभ नहीं करना चाहिए। तो आप इसे भी, इस पंक्ति को भी जोड़ सकते हैं, अर्थात हमें लोभ नहीं करना चाहिए। तो अच्छा लगेगा। तो मुझे जितना अच्छा लगा उतना बनाया हूँ, तो आप भी थोड़ा इसमें चेंज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पटना के वैभव के बारे में वर्णन करें। यानी पटना को जो इतिहास है, उनके जो पुराने बातें हैं और नई बातें हैं, तो उनके बारे में क्या करना है, आपको बताना है। तो चलिए वैभव का वर्णन करें, समझते हैं। तो पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के नाम से विख्यात है, क्या है, पाटलिपुत्र जो हुआ करते थे प्राचीन काल में, वह अभी पटना के नाम से विख्यात थे। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। लगभग 2500 वर्ष क्या है, पुराना है पटना का इतिहास। अनेक विदेशी यात्रियों ने पटना के वैभव के वर्णन किए हैं। अनेक विदेशी यात्री पटना आए और वहां पर पटना के अच्छाइयों के बारे में बताए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। पटना नगर जो अभी है, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ करते थे। उस समय वहां का रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और अशोक के समय में इस नगर का काफी विकास हुआ। अशोक उनका क्या था, पुत्र था, जिनका ऐसे तो चंद्रगुप्त मौर्य के 2 पुत्र थे, एक था सुशील और दूसरा था अशोक। तो अशोक के समय में इस शहर का क्या हुआ, काफी विकास हुआ। सुशील योग्य शासक नहीं था, जिसके कारण छोटे पुत्र अशोक को वहां का राजा बनाया गया था। ये योग्य और अच्छे शासक थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। विवाह संस्कार में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो विवाह संस्कार में आप जानते होंगे, विवाह संस्कार में बर यात्रा स्वागत, यानी उसे बरयात्री कहते हैं। यानी बर के साथ जो लोग आते हैं उनका स्वागत किया जाता है, यानी बरमाला यानी लड़का लड़की को माला पहनाती है। अग्नि स्थापना, यानी अग्नि स्थापना किया जाता है, मरबे में हवन कुंड किया जाता है। कन्यादानम, एक लड़की के पिता या माता भाई सभी मिलकर लड़की को दान करते हैं। लाजा होम, यानी लावा को छिटाई करवाते हैं। सिंदूरम दानम, सिंदूर को दान किया जाता है, लड़के लड़की को मुंह में सिंदूर डालता है। एवं विदाई इत्यादि कार्य किए जाते हैं। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में भी नहीं आया होगा तो एग्जाम में भी आप सोचकर लिख सकते हैं, विवाह संस्कार में क्या क्या कौन कौन सी क्रियाएं होती है या काम होती है। दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए समाज सुधारक के कार्यों को उल्लेख करें। तो आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे स्त्री स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में व्याप्त थी विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा विरोधी। दयानंद सरस्वती क्या थे, मूर्ति पूजा के क्या थे, एकदम विरोधी थे, क्योंकि इन्होंने देखे थे कि भोले बाबा की मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाए हुए थे महाशिवरात्रि के दिन, उस पर एक चूहा चढ़कर प्रसादी को खा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। छुआछूत, जातिवाद तथा बाल विवाह, इन सभी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। कौन, दयानंद सरस्वती ने। तो उम्मीद है कि यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, जयदेव कवि का संक्षिप्त परिचय दे। तो जयदेव एक प्रसिद्ध कवि थे, क्या थे, जयदेव एक प्रसिद्ध कवि थे। उसने गीत गोविंद की रचना की थी तथा वह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव के बारे में आप पढ़े होंगे कि जयदेव को
हाथ पैर काटकर ये कुएं में डाल दिया गया था। लेकिन उनके राजा जब आए थे तो पता चला वो करह रहे थे, तो देखा गया वहाँ राजा जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें कुएं में कोई गिरा हुआ है, तो उसे निकाला जाता है। तो दिखा जाता है कि ये तो जयदेव है, हमारे प्रसिद्ध कवि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? तो आंसर देख लीजिए। वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आते हैं, वैसे व्यक्ति जिन्हें आप नहीं बुलाते लेकिन आते हैं तथा बिना पूछे बहुत बोलता है, उसे आप उससे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वो खूब अपने आप में बोल रहा है और अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है। जैसे टोला समाज में एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है, यानी वो किस वक्त भी कुछ भी बोल देता है, वैसे व्यक्ति पर वो क्या करता है, विश्वास रखता है। तो नीति श्लोका पाठ में ऐसे व्यक्ति को मूढ़ चेता नराधम कहा जाता है। उम्मीद है कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का आपको MVVI शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।